Hello aspirants, how are you all? My name is Rajiv Ahir and I welcome you all to UPSC मंत्रा। आज का हमारा सेशन रहेगा टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर। इससे पहले हमने स्तूप आर्किटेक्चर पढ़ा था। हमने देखा था स्तूपास में अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे टॉप पे एक छत्र होता है और छत्र के नीचे हर्मिका होती है। यहाँ हम नागर शैली में टॉप पे कलश देखेंगे और उसके बाद अम्लक देखेंगे, लेकिन वहाँ पर जो धार्मिक महत्व होता था इन दोनों चीज़ों का, यानी छत्र का, जिसको हम तीन पट्टियों को तीन अलग अलग चीज़ों से, बौद्धिस्ट या बुद्धिस्ट त्रिरत्ना से जोड़ते थे, धम्मा, बुद्धा और संघा से। और वहाँ पे जो हर्मिका थी, जिसको हम बोलते थे एबोर्ड ऑफ द गॉड, ईश्वर का घर जिसको हम मानते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कलश और अम्लक मंदिर को सिर्फ डेकोरेट करने के लिए होंगे। वेलकम बैक टू यूपीएससी मंत्रा। वी आर स्टडिंग द टेम्पल आर्किटेक्चर। मंदिर बेसिकली तीन अलग अलग शैलियों में बनाए गए हैं भारत में। देर आर 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडिया में आप पाओगे नगर शैली या नगरा स्टाइल। दक्षिण भारत में आप पाओगे द्रविडियन शैली, यानी द्रविडियन स्टाइल, द्रविड़ शैली। और फिर एक तीसरी शैली होती है वेसर शैली। वेसरा स्टाइल वैसे तो इंडिपेंडेंट स्टाइल है, लेकिन इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली के इंपॉर्टेंट फीचर्स को क्लब इन किया गया है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मंदिर है क्या, मंदिर का महत्व क्या होता है, मंदिर के फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट इसके जो है रोल क्या है, मंदिर कौन कौन से रोल प्ले करता है, और सबसे पुराने मंदिर हमें कौन से भारत में मिले हैं, जैसे 300 बीसी से मिले या 200 बीसी से मिले, या क्या उससे पहले भी हमें मंदिर मिले। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिज्म तो अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर रहा था एंशिएंट इंडिया में, और उसी के लिए 2 ऑल्टरनेटिव रिलीजन डेवलप हुए थे। उनके नाम थे जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो जब जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो चुके थे, तो फिर ये जो धर्म है ब्राह्मणिज्म, जो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका था, इसने खुद को रिजुविनेट कैसे किया, इसने खुद को रिवाइव कब किया, और ये टाइम पीरियड क्या था? क्योंकि जब ये रिवाइव कर लेगा उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि मंदिर बनने शुरू होंगे। और पहले मंदिर बेसिक रूडिमेंट्री फीचर्स से शुरू होंगे, तब कहीं जाके इसमें अलग अलग फीचर्स आगे वाले टाइम में जोड़ेंगे जब ये टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व होगा। राइट? तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, इस टेम्पल का जो वर्ड टेम्पल है वो कहाँ से आया है और इस टेम्पल का मतलब क्या होता है। आज दोनों चीज़ों को हम इन डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट जिसने इस टॉपिक को पहले नहीं पढ़ा है बिल्कुल परेशान ना हो। मंदिर क्या है? मंदिर एक लैटिन शब्द है टेम्पलम, इससे निकला हुआ है। टेम्पलम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सैक्रेड प्रिसिंक्ट, यानी पवित्र परिसर। मंदिर का मतलब है पवित्र परिसर, अ सैक्रेड प्रीसिंक्ट। ये लैटिन वर्ड टेम्पलम से मिला निकला है। इसको हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे धार्मिक एक्टिविटीज़ के लिए, आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ के लिए हम यहाँ प्रेयर करते हैं, हम यहाँ सेक्रीफाइसेस जो है वो देने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मंदिरों में हम रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। मंदिर को बहुत पॉपुलरली देवालय भी कहते हैं, देव आयतन भी कहते हैं, देवकुल भी कहते हैं और देवगृह भी कहते हैं। मतलब देवों का घर, ईश्वर का घर, एबोर्ड ऑफ द गॉड, ईश्वर का स्थान, इसको हम देवालय पॉपुलरली कहते हैं, देवकुल, देवगृह आदि भी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से जो सबसे पुराने मंदिर हमें भारत में मिले हैं वो 200 बीसी या 300 बीसी के टाइम पीरियड से मिले हैं। अब ये जो मंदिर है, ये मंदिर मोस्टली जो है वो कब मिले हैं, कौन से इतिहासकार के हिसाब से क्या टाइम पीरियड रखा गया है, उस सब की चर्चा हम अभी इस क्लास में ही करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो टेम्पल्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है वो प्री गुप्ता पीरियड में मिलेगा, और इसके बाद फिर हम गुप्ता पीरियड में देखेंगे। तो प्री गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, और उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें 3 अलग अलग फेजेस में टेम्पल्स को स्टडी करना है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। राइट? तो गुप्त पीरियड में तो टेम्पल आर्किटेक्चर इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है।
तो बहुत सारे विकास गुप्त काल में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन गुप्त काल से पहले वाले टाइम पीरियड में हम अगर देखें तो हमें फीचर लेस, कोई खास फीचर या नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स आर फाउंड, नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स आर फाउंड। फिर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? तो आप देखोगे हमें एक फ्लैट रूफ मिलेगी, फ्लैट छत मिलेगी। ये जो होगा वन सिंगल रूम या वन सिंगल सेल जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम मंदिर बोलेंगे। इसके अलावा हमें एक छोटा सा बरामदा मिलेगा, एक छोटा सा स्मॉल पोर्च मिलेगा। अब ये जो पोर्च होगा, इस बरामदे में जो है कुछ पिलर्स लगे होंगे, 3 4 5। ये पिलर्स इस छोटे से बरामदे को सपोर्ट करेंगे। और जो एक रूम वाला हमें छोटा सा हॉल मिला है या एक कमरा, एक सिंगल सेल जैसा जो स्ट्रक्चर मिला है, इसमें एक छोटा सा गर्भगृह होगा। वहाँ हमारे देवता की मूर्ति विराजमान होगी और छोटा सा वहाँ पे प्रदक्षिणा पथ होगा, जिसके इर्द गिर्द जो है श्रद्धालु अपनी परिक्रमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? परिक्रमा। लेकिन जब हम गुप्त पीरियड में आएंगे तो यहाँ पे हम बहुत सारे विकास देखेंगे मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर में। कई सारे फीचर जैसे शिखर वगैरह, है ना। शिखर क्या है? माउंटेन लाइक स्पायर है। अभी हम उसकी चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको एक नज़र उन मंदिरों के बारे में दिखा दूं जिन मंदिरों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये मंदिर जो सिंगल सेल के स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। यानी प्री गुप्ता पीरियड में जो हमें मंदिर देखने को मिलेंगे, वो मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें एक फ्लैट रूफ होगी। फ्लैट रूफ होगी। रूफ कैसी होगी? एकदम फ्लैट, फ्लैट रूफ होगी। और दूसरा, यहाँ पे हमें कुछ पिलर्स मिलेंगे। ये आपको पिलर्स मिल रहे हैं, कुछ स्तंभ मिल रहे हैं जो इस छत को, इस रूफ को सपोर्ट करने के लिए हैं। रूफ सपोर्टेड पिलर्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। रूफ सपोर्टेड पिलर्स देखने को मिले, राइट। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पोर्च है। पोर्च का मतलब होता है बरामदा। एक छोटा सा बरामदा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अंदर अगर आप जाओगे तो अंदर आपको जो है एक छोटा सा कमरा देखने को मिलेगा, जिस कमरे को आप इसको वन सिंगल रूम या फिर एक छोटा सा सेल बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक कमरे का एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भीतर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ एक गर्भगृह देखने को मिलेगा। गर्भगृह मतलब जहाँ हमारे देवता का स्थान होता है। और इस गर्भगृह के चारों तरफ हमें प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रदक्षिणा पथ। और प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है एक सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, जिसके इर्द गिर्द घूम के जो श्रद्धालु हैं वो अपने देवता की परिक्रमा करते हैं। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमें प्री गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको एक बेसिक टर्म बताया जहाँ से ये मंदिर शब्द निकला है, वो है लैटिन वर्ड टेम्पलम। अब जरा देखते हैं जो मंदिर बनवाए जाते हैं, इन मंदिरों का उद्देश्य क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके पर्पस क्या होते हैं, मंदिरों को मोस्टली क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या अलग अलग फंक्शंस हैं मंदिरों के, जरा ध्यान से देखते हैं। मंदिर के धार्मिक रिलीजियस कार्यों के लिए मंदिरों को यूज किया जाता है। मंदिरों को आध्यात्मिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, आध्यात्मिक कार्यों के लिए मंदिरों को यूज किया जाता है। तो रिलीजियस के साथ साथ स्पिरिचुअल जो है वो रीजंस होते हैं, स्पिरिचुअल रोल होता है। और हम मंदिरों को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह यूज करते हैं, प्रशासनिक केंद्रों की तरह भी यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़े क्षेत्र से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, यानी रेवेन्यू कलेक्शन में भी मंदिर एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन यानी शिक्षा के केंद्र के रूप में कितना महत्वपूर्ण है टेम्पल, हमेशा से रहा है। टेम्पल हैज़ ऑलवेज बीन दी सेंटर ऑफ एजुकेशन। और इसके अलावा डोनेशन वगैरह जो बड़े पैमाने पे मंदिरों में आते हैं, मंदिरों को दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, फॉलोअर्स के द्वारा, वो सब जो उन मंदिरों में बैठे देवता के उपासक हैं या उन मंदिरों के उपासक हैं, उन सभी उपासकों की तरफ से, श्रद्धालुओं की तरफ से मंदिर को डोनेशंस आते हैं, दान आते हैं। तो मंदिर जो है रेवेन्यू कलेक्शन में भी बहुत बड़ी भूमिका, अहम भूमिका निभाते हैं। अब जरा देखते हैं कि सबसे पुराने जो मंदिर मिले हैं, वो सबसे पुराने मंदिर हमें कौन से टाइम पीरियड से मिले हैं। इतिहासकार ए.एल. वाशम के हिसाब से वो मंदिर जो है, वो जो सबसे पुराने मंदिर की कैटेगरी में आते हैं, वो मंदिर हमें लगभग मिले हैं 300 BC वाले टाइम पीरियड से।
तो इतिहासकार एल वाशम कहते हैं कि सबसे पुराने मंदिर जो हैं वो 300 बीसी के टाइम पीरियड से मिलते हैं। अब ये जो मंदिर हैं जो 300 बीसी के टाइम पीरियड से मिलेंगे, ये वही मंदिर हैं प्री गुप्ता पीरियड के जिनमें कोई खास बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते। अब ये एल वाशम कौन है? एल वाशम एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है। इनकी एक बहुत ही शानदार किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया। भारत का हेरिटेज, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर ये कितना रिच है, ये इस किताब से बेहतर कोई दूसरी किताब आपको बता ही नहीं सकती। द वंडर दैट वाज इंडिया बहुत ही बेहतरीन और शानदार किताब है ए एल वासमशर की ये वाली किताब। इस किताब को हम बहुत पुराने टाइम पीरियड से पढ़ते चले आ रहे हैं और भारत के हेरिटेज और कल्चर को हम एडमायर करते चले आ रहे हैं। आज के टाइम पे हमारे पास एक अच्छी किताब है एनसीईआरटी जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है। और फिर एक नितिन सिंघानिया सर की किताब है, नितिन सर की किताब है। अब ये किताबें जो जैसे नितिन सर की किताब है, कोई और किताब वो तो अभी आई है, लेकिन ये किताब बहुत पुरानी किताब है ए एल वाशम की और ये एक शानदार रिच लिटरेचर हमें प्रोवाइड कराती है, बहुत ही रिच लिटरेचर हेरिटेज के बारे में, इंडिया के एंशिएंट पास्ट के बारे में, और इसको ग्लोरीफाई करती है ट्रू एस्पिरिट में। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहासकार एल वाशम सर जो हैं वो बोलते हैं कि 300 बीसी से सबसे पुराने जो मंदिर हैं उनमें से कुछ एक मंदिर हमें भारत में मिले हैं। ये मंदिर है जयपुर के पास एक स्थान है बैरट। बैरट के पास का मंदिर जो है 300 बीसी से मिलने वाला, ये सबसे पुराने मंदिरों की श्रेणी में रखा गया है वाशम सर के द्वारा। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो मंदिर है जो हमें बैरट से मिला है, इस मंदिर की जगह पे पहले एक स्तूप हुआ करता था और इस स्तूप में आपको पढ़ा चुका हूँ। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। स्तूप वो जगह होता है जहाँ बीच में हमारे बुद्ध के रेलिक्स या बोधिसत्वास के रेलिक्स अवशेष या फिर बुद्ध और जो डिसाइपल्स हैं बुद्धिस्ट के, उन बुद्धिस्ट डिसाइपल्स के रेलिक्स रहते हैं। तो ये जो अवशेष रहते हैं बुद्धा के, अगर बुद्ध के नहीं हैं तो बोधिसत्वास के, और बोधिसत्वास के भी नहीं है तो बौद्ध डिसाइपल्स के। इन रेलिक्स के ऊपर एक टीला, एक माउंट बनाया जाता था और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते थे स्तूप। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पहले ये जो मंदिर बैरट से हमें मिला है उससे पहले यहाँ एक स्तूप था। बहरहाल हमारा पर्पस टेम्पल आर्किटेक्चर को एडमायर करना है, ना कि इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में डेल्व करना कि पहले यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी या स्तूप था। हमें इतिहासकार एल वाशम सर के द्वारा 300 बीसी से बैरट से एक मंदिर मिला है, जिस मंदिर को वो पुराने मंदिरों की श्रेणी में रखते हैं जो प्री गुप्ता पीरियड के मंदिर कहे जाते हैं। अब एक और मंदिर उनके द्वारा बताया जाता है जो है जंड्याल का टेम्पल। ये जंड्याल का टेम्पल तक्षशिला जगह से मिलता है जो आज पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के तक्षशिला से एक मंदिर मिला है जंड्याल मंदिर। ये पुराने मंदिरों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे हमारा बैरट टेम्पल हुआ 300 बीसी का, वैसे ही जंड्याल टेम्पल है, ये तक्षशिला से है। अब ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल के फीचर्स क्या हैं, जरा फीचर्स देखते हैं। हमने इससे पहले देखा था जो बिल्कुल प्लेन या फ्लैट रूफ वाले मंदिर होते हैं वो हमें प्री गुप्ता पीरियड में देखने को मिले। तो जरा उस टेम्पल को जो जंड्याल टेम्पल कहलाता है उसके फीचर्स को जरा देखते हैं फटाफट। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ वापस से आपको फ्लैट रूफ मिल रही है। क्या मिल रही है? फ्लैट रूफ। छत हमारी जो है वो एकदम सपाट है। सपाट छत हमें यहाँ देखने को मिल रही है, सपाट छत। अब इस छत के अलावा हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा रूम देखने को मिल रहा है, जिस रूम में हमारा एक गर्भगृह बना है और वहाँ हमारे मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके ही इर्द गिर्द जो है एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है, जिसके इर्द गिर्द हम लोग जो है वो चक्कर लगाते हैं और अपने देवता की परिक्रमा करते हैं पूरी। अब बाहर आप देखोगे एक छोटा सा पोर्च है, हल्का सा बरामदा है। अब ये बरामदा जो है कुछ पिलर्स के द्वारा सपोर्टेड है। ये छोटा सा टेम्पल का स्ट्रक्चर रहता था जिसमें बहुत ज़्यादा कोई एडवांस फीचर नहीं पाए जाते थे प्री गुप्ता पीरियड में। तो ये प्री गुप्ता पीरियड के कुछ हमें टेम्पल्स जो हैं उनका आर्किटेक्चर देखने को मिला। आर्किटेक्चर में कौन कौन से फीचर्स हैं? पहले तो आपको फ्लैट रूफ मिलेगी, फ्लैट रूफ मिलेगी। इस फ्लैट रूफ के अलावा हमें एक पिलर्ड हॉल मिलेगा, पिलर्ड हॉल मिलेगा, एक ऐसा हॉल।
एक ऐसा बरामदा जिस बरामदे का आकार छोटा होगा बहुत, और इसमें कुछ स्तंभों के द्वारा उस सपाट छत को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। मंदिर के अंदर हमें एक गर्भगृह मिलेगा, और गर्भगृह कहाँ बनाया जाएगा? गर्भगृह मुख्य देवता के इर्द गिर्द बनाया जाएगा। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे होंगे, इनमें कोई बहुत स्पेशल फीचर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जरा देखते हैं कि हमें गुप्त पीरियड से कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि प्री गुप्ता पीरियड में तो हमें कोई खास टेम्पल आर्किटेक्चर में फीचर्स देखने को नहीं मिले, तो जितना भी टेम्पल आर्किटेक्चर है या फिर रॉक कट आर्किटेक्चर है, जैसे कि केव आर्किटेक्चर, तो गुफाओं की स्थापत्य कला में या फिर मंदिरों की स्थापत्य कला में, इन सभी में अलग अलग जो हम फीचर्स देखेंगे, चाहे वो मंदिरों से जुड़ा हुआ हो, गुफाओं से जुड़ा हुआ हो, या फिर स्तूपों से जुड़ा हुआ हो, एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा गुप्ता पीरियड में। क्योंकि गुप्त पीरियड को हम बोलते हैं कि ये जो है गोल्डन एज है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का प्राचीन भारत में। और यहाँ से गुप्त काल से हमें ज़्यादातर मंदिरों में जो प्रतिमाएं मिलेंगी, जो ईश्वर या देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी, उनमें कौन कौन से देवता या देवियां शामिल होंगी हम देखेंगे। हमें विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार देखने को मिलेंगे, हमें भगवान शिव के अलग अलग अवतार देखने को मिलेंगी, और लिंग रूप में भगवान शिव की हमें अलग अलग मंदिरों में स्थान देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हमें माताओं या गॉडेसेस के भी, देवियों के भी हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। अब सबसे एक खास मंदिर जो गुप्त पीरियड का है, क्योंकि हम बार बार गुप्त पीरियड की चर्चा कर रहे हैं कि गुप्तास के टाइम पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, अलग अलग फीचर्स आए, जैसे शिखर वगैरह। शिखर क्या है? माउंटेन लाइक स्पायर है। मैं आपसे अभी कुछ सेकंड बाद ही चर्चा करने वाला हूँ इन सभी नागर शैली के मंदिरों के फीचर्स के बारे में। उससे पहले गुप्त काल का एक बहुत पॉपुलर मंदिर दशावतार मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ से पाया जाता है, ये हम देखेंगे कि बहुत ही पॉपुलर एक टेम्पल है। इन सभी मंदिरों के हम फीचर्स अभी इस क्लास में ही, आज की क्लास में ही देखेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखें तो आप ये पाओगे कि प्री गुप्ता पीरियड में, यानी गुप्त काल के शुरू होने से पहले जो हम देखें, तो हमें फ्लैट रूफ, एक सपाट छत देखने को मिलेगी। लेकिन हमें बाद में गुप्त काल में एक शिखर देखने को मिलेगा, जो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार। अब इस शिखर में और दक्षिण भारत के विमान में क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी हम देखेंगे। अच्छा, फ्लैट रूफ छत के अलावा एक छोटा सा बरामदा, पिलर्ड पोर्च मिलेगा, पिलर्ड पोर्च। इसके अलावा जो गर्भगृह है वो छोटा सा स्क्वायर शेप का सेंक्टम सेंक्टोरम होगा। इसके इर्द गिर्द एक प्रदक्षिणा पथ होगा, जहाँ भक्तजन जो है वो अपनी परिक्रमा लगाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया अभी कुछ देर पहले कि वो मंदिर जो प्री गुप्ता पीरियड के हैं वो फीचर लेस होते हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते उनमें, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। एक छोटा सा हॉल है, इस छोटे से हॉल में एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे आपको प्रदक्षिणा पथ दिख जाएगा, जो किसके इर्द गिर्द होगा? सेंक्टम सेंक्टोरम की, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं। यहाँ हमारे मुख्य देवता की प्रतिमा होगी, मूर्ति होगी, जिसके इर्द गिर्द प्रदक्षिणा पथ होगा। ये एक स्क्वायर हॉल होगा, छोटा सा आगे हल्का सा प्लेटफॉर्म है बैठने के लिए, पूजा करने के लिए, और फिर एक पोर्च है। पोर्च का मतलब होता है बरामदा। अब ये बरामदा बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा बरामदा है जिसमें पिलर्स लगे, ये दिख रहे हैं आप, ये पिलर्स लगे हैं। ये एक सिंगल सेल वाला या सिंगल रूम वाला एक हॉल हो गया, जिस हॉल के बाहर अंदर आप देखोगे तो यहाँ हमें एक हमारे देवी या देवता की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, और इसके चारों तरफ आप देखोगे एक प्रदक्षिणा पथ होगा, और ये हमारा बाहर वाला पोर्च या बरामदा हो गया। इस बरामदे में कुछ पिलर्स के द्वारा इस रूफ को सपोर्ट दिया जाता है। बस इतना सा है ये स्ट्रक्चर जो प्री गुप्ता पीरियड में हमें देखने को मिलेगा। फिर जब गुप्त काल में हम जाएंगे, या फिर जब इन डिटेल हम नागर शैली को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, जरा एक नज़र डालते हैं। और यहीं से आपको ध्यान देना है, यहीं से आप देखोगे कि आपका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, रूडिमेंट्री इंफॉर्मेशन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। हम देखेंगे कि मंदिर जो है उनमें एक शिखर देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें एक पिलर्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें डोर फ्रेम देखने को मिलेगा। कई सारी चीज़ें हमें गुप्त काल में मंदिरों में देखने को मिलेंगी। हमें देवताओं की मूर्तियां सजी हुई देखने को मिलेंगी, सुसज्जित मूर्तियां देखने को मिलेंगी, डेकोरेटिव स्कल्पचर्स मिलेंगे।
और हमें अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप देखोगे गोबलिन्स, कपल्स, फ्लाइंग एंजल्स, डोर कीपर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। जैसे देवदूत जो उड़ रहे हैं, उड़ने वाले देवदूत, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर आप उड़ते हुए देवदूत देखोगे, द्वारपाल देखोगे, लिंटेल देखोगे, है ना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। द्वारपाल वैसे तो द्रविडियन स्टाइल में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें नदी देवियों की प्रतिमाएं गर्भगृह के बाहर नागर शैली में भी देखने को मिलेंगी। और हम ये पाएंगे कि जो वाहन है, जो सवारी है मुख्य देवता की, वो उनके गर्भगृह के ठीक सामने हमें विराजमान मिलेगी नागर शैली में। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा देवताओं की जो स्कल्पचर्स से मूर्तियाँ, उन्हें हम सुसज्जित तरीके से देखेंगे, है ना। हम देखेंगे देवताओं की, उनकी पत्नियों की, दिव्य प्राणियों की, दिशात्मक देवताओं की। दिशात्मक देवता, जैसे हमने स्तूप आर्किटेक्चर के बाद जब केव आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया होगा, अगर हमने पुरानी क्लासेस में आपके साथ सफ़र जो है तय किया है, तो आपने गौर किया होगा कि अष्ट दिक्पाल, ये एक शब्द हमें देखने को मिला। अष्ट दिक्पाल यानी जो दिशा के देवता है, दिक्पाल है, आठों दिशाओं में जो विराजमान है, ऐसी भी हमने चीज़ें जो है देखी हैं। तो इन्हें दिशात्मक देवताएं बोलते हैं। कुछ जानवर हमें मिलेंगे, कुछ सजावटें देखने को मिलेंगी, और कुछ देवताओं की हमें छवियां देखने को मिलेंगी, इमेजेस देखने को मिलेंगी। इन सारी चीज़ों से सजा हुआ मंदिर जो है गुप्त पीरियड में हमें देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं मुद्दे पे। यहाँ से हमारा मेन टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो शुरू होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट था जानना, क्योंकि वो बेसिक्स है। तो आप ये देखोगे कि जब ये टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होगा, तो उस टाइम पे नागर शैली में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है, उन सभी चीज़ों का हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हो गया कलश। क्या हो गया? कलश। टॉप पे कलश हो गया, और उसके बाद अमलक हो गया। क्या हो गया? अमलक। तो कलश और अमलक जो हैं, ये मंदिर को सिर्फ सजाने के लिए हैं। इनका कोई धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व नहीं होता है। दे आर ओनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन। वहीं अगर आप स्तूप आर्किटेक्चर याद हो आपको, तो स्तूपा में हमने देखा था कि ऊपर एक छत्र होता था, और उस छत्र में तीन अलग अलग पट्टियां होती थी। एक पट्टी बुद्ध को, और दूसरी धम्म को, और तीसरी संघ को रिप्रेजेंट करती थी। धम्म को और तीसरी संघ को रिप्रेजेंट करती थी। तो वहाँ इस छत्र का एक धार्मिक महत्वता यहाँ नहीं है। दूसरा हमने देखा था, एक हर्मिका हमें देखने को मिली स्तूप में, और हर्मिका को हम बोलते थे ये अबोर्ड ऑफ द गॉड है, यहाँ पवित्र आत्मा का स्थान है। वो आत्मा जिसके रेलिक्स, जिसके अवशेष इस स्तूप में रखे हुए हैं। यहाँ पर अमलक और कलश का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, ये सिर्फ मंदिर को सजाने के लिए है। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कर्व शेप में है, आप देखो कि अंदर की तरफ मुड़ता है, ये अंदर की तरफ मुड़ता है, कर्व शेप में है। तो कर्व शेप का ये शिखर हमें देखने को मिलेगा नागर शैली में। वहीं इसके विपरीत आप जब द्रविडियन स्टाइल में देखोगे, तो आपको स्टेप्ड पिरामिड देखने को मिलेगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पिरामिड के आकार का है, और इसमें सीढ़ियां बनी हैं। ऐसे लगेगा जैसे इस पिरामिड में सीढ़ियां बनी हैं। ऐसा स्टेप्ड पिलर, जिसको हम विमान बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विमान, वो हमें देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में। जबकि हमें नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल में देखने को मिलेगा शिखर। तो ये शिखर हो गया। अब सबसे ऊंचा जो शिखर होगा, उस सबसे ऊंचे शिखर के अंदर जो गर्भगृह होगा, उस गर्भगृह में मुख्य देवी या देवता का स्थान होगा। ये गर्भगृह मुख्य चीफ डीटी का जो है वो स्थान होगा। और इसके इर्द गिर्द हमें, गर्भगृह के इर्द गिर्द हमें प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलेगा, सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। अच्छा, बाकी के ये जो आपको शिखर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये मंडपम की स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर किसी मंदिर में ऐसे शिखर जैसे कई और आपको स्ट्रक्चर सीरीज में दिखें, कई सारे शिखर दिखें, कोई इससे छोटा, कोई और छोटा, कोई और छोटा, तो इन सभी शिखरों में दो ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, या तो सबसे बड़े शिखर के नीचे जो गर्भगृह है, वहाँ वास कर रहे जो मुख्य देवी या देवता होंगे, या तो उनके अलग अलग अवतार होंगे इन सभी छोटे छोटे शिखरों के नीचे जो गर्भगृह है उनमें, या तो उन खुद ही भगवान के अवतार होंगे। जैसे भगवान शिव का कोई लिंग अवतार इस बड़े वाले शिखर के नीचे वाले गर्भगृह में रखा है, तो बाकियों में भी भगवान शिव के बाकी लिंग अवतार होंगे।
तो या तो उस देवी या देवता के खुद के इनकारनेशंस अवतारों के प्रतिरूप होते हैं, या फिर उनके फैमिली के जो बाकी गॉड्स हैं उनके आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भगवान शिव हो गए, और भगवान शिव के बाद माता पार्वती, गणेश जी, ये सब चीज़ें, है ना। तो जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये मंदिर बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म को हमने नाम दिया है जगती। तो जगती वो प्लेटफॉर्म है, और नीचे वाला अभिष्ठान है, ये वाला प्लेटफॉर्म अभिष्ठान है, इसके ऊपर जगती है। ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। अच्छा, जब शुरुआत करेंगे मंदिर की तो सबसे पहले आपको जगती मिलेगा, है ना, प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस जगती प्लेटफॉर्म के बाद सीढ़ियाँ मिलेंगी, और फिर आपको एक एंट्रेंस हॉल मिलेगा, जिस एंट्रेंस हॉल को अर्ध मंडप बोलते हैं, फिर मंडप, और फिर महामंडप। तो अर्ध मंडप, मंडप और महामंडप, ये अर्ध मंडप हुआ एंट्रेंस हॉल, और उसके अंदर मंडप में भक्तगण जो है वो बैठते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाने बजाने करते हैं। और महामंडप में भी कई सारे भक्तगण जो है वो, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है, तो नृत्य भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं। और फिर आता है वस्त्राल या फिर वेस्टिब्यूल, अंतराल जिसको बोलते हैं, और अंतराल के बाद उरुश्रृंग। उरुश्रृंग का मतलब है सब्सिडियरी शिखर। एक जो मुख्य शिखर है, इसके अलावा छोटे छोटे बाकी शिखरों को सब्सिडियरी शिखर बोलते हैं। तो मैंने बोला इन सब्सिडियरी शिखरों में कौन रहेगा, या तो खुद मुख्य देवता के बाकी अवतारों की प्रतिबिंब या उनके रूप होंगे, या फिर उनके फैमिली के बाकी गॉड्स होंगे। तो ये हुआ हमारा नागर शैली का उद्घाटन। कल की क्लास में हम इन डिटेल नागर शैली को स्टडी करेंगे। कोई भी चीज़ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे, और मैं आपकी हेल्प कर सकूं या मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं आपकी प्रिपरेशन में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, इसमें कैसा इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं आगे आने वाली क्लासेस में अपनी टीम के साथ आपके लिए और बेहतर जो है लेक्चर सेशंस अरेंज कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू लर्निंग। थैंक यू।